दोस्तों, फ्लक्स पूल चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह डीआरडीओ एग्ज़ाम और अन्य गवर्नमेंट जॉब के सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 2 है। जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखाए गए हैं वे सभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट किए गए हैं। तो प्लीज़ आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आप बड़े ही आसानी से उन प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? तो ऑप्शंस हैं बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि, B जोखिम के प्रति सुरक्षा का आश्वासन, C शोषण और धोखे से सुरक्षा, D ISI मार्क वाले उत्पाद का मुफ्त रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार में उत्पादों की बेहतर छवि। आइए BIS के बारे में जान लेते हैं कि BIS क्या है। तो दोस्तों BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों यह भारत में मानक निर्धारण करने वाली एक संस्था है और उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन BIS आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण उपकरण। अर्थात पूर्ण उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर तक सीमित है। इससे उपकरण या वस्तु को मानक निर्दिष्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरती जानी चाहिए? तो ऑप्शंस हैं ए, किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए, बी केवल नग्न तारों के साथ काम करना चाहिए, सी नग्न तारों और अन्य तारों के साथ प्रयोग किया जाता है और डी नग्न तार को काबू किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि नग्न तार पर इंसुलेशन की अनुपस्थिति होती है जिसके कारण विद्युत धारा आसानी से हमारे शरीर में प्रवाहित हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती है? ऑप्शंस हैं ए, पर्यावरण, बी जल प्रदूषण, सी मशीन की गलत जानकारी, डी वायु प्रदूषण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सभी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मशीन की गलत जानकारी, मानवीय त्रुटि एवं लापरवाही आदि होती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शंस हैं ए, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, बी पुरानी अप्रचलित विधियों का प्रयोग करके, सी कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके, डी व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। दोस्तों यह सभी सुरक्षा नियम द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत आते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों से एक है? ऑप्शंस हैं ए, उपकरण किसी भी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, बी मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, सी कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यस्थल काम करने के लिए उचित है, डी मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, IE अर्थात इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस हैं ए, बेहतर विद्युत उत्पादन के लिए, बी
एडी धारा हानि को कम करने के लिए, सी सुरक्षा और संरक्षा के लिए, और डी विद्युत हानि को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुरक्षा और संरक्षा के लिए। अर्थात आईई नियमों का मुख्य उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? तो ऑप्शंस हैं मशीन सुरक्षा, बी शरीर सुरक्षा, सी कार्य सुरक्षा, और ऑप्शन नंबर डी है सड़क सुरक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सड़क सुरक्षा व्यापारिक सुरक्षा नहीं है। दोस्तों, व्यापारिक सुरक्षा से तात्पर्य है स्वयं, व्यक्तियों अथवा मशीनों की सुरक्षा प्रदान करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है? तो ऑप्शंस हैं ए खतरे के प्रति सजग ना होना, बी औजारों का जानकार होना, सी सुरक्षा मानकों का ज्ञान होना, और ऑप्शन नंबर डी है सभी विकल्प। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात खतरे के प्रति सजग ना होना। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने में मनुष्य को सजग रहने के साथ साथ उस कार्य में परिपूर्ण रहना भी आवश्यक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं ए ठंडे एवं गीले कपड़े पहनाना, बी पीड़ित को तरल पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना, सी पीड़ित को गर्म पानी में रखना, और ऑप्शन नंबर डी है पीड़ित को गर्म रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ठंडे एवं गीले कपड़े पहनाना। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि शरीर में तापीय संतुलन बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत संबंधी कार्य करते समय किससे बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है? तो ऑप्शंस हैं ए धातु की छड़, बी गीली रस्सी, सी गीली लकड़ी, और ऑप्शन नंबर डी है सूखी लकड़ी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूखी लकड़ी, अर्थात सूखी लकड़ी विद्युत का कुचालक होती है, इसलिए विद्युत का काम करते समय सूखी लकड़ी से बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है। साथ ही दोस्तों, जबकि धातु की छड़, गीली रस्सी और गीली लकड़ी विद्युत के चालक होती है, इसलिए इनसे विद्युत का झटका लगने की आशंका ज़्यादा रहती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? तो दोस्तों, ऑप्शंस हैं ए 0.5 किलो ओम, बी 1 किलो ओम, सी 5 किलो ओम, और ऑप्शन नंबर डी है 10 किलो ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 किलो ओम, अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। साथ ही सूखी त्वचा वाले मनुष्य का प्रतिरोध 70,000 से 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, और एक भीगी त्वचा वाले मनुष्य का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर 70,000 से 1 लाख ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिष्ट विद्युत धारा की किस सीमा से मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है? तो ऑप्शंस हैं ए 80 से 100 मिली एम्पियर, बी 0 से 160 मिली एम्पियर, सी 160 से 300 मिली एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी है 300 से ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 300 मिली एम्पियर से ऊपर। याद रखें, 50 मिली एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शंस हैं ए पानी, बी चाय, सी गर्म कॉफ़ी, और ऑप्शन नंबर डी है ठंडी कॉफ़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पानी। दोस्तों, परीक्षा विभाग द्वारा ए विकल्प को सही माना गया है, जबकि निमी पैटर्न की बुक के अनुसार कुछ भी खाने पीने का पदार्थ नहीं देना चाहिए। तो एग्ज़ाम में आपको ए विकल्प ही सही मानना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? तो ऑप्शंस हैं 1 मिली एम्पियर, बी 15 मिली एम्पियर, सी 100 मिली एम्पियर, डी 5 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर ई है 10 एम्पियर।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 मिली एम्पियर। अर्थात बिना किसी क्षति के मानव 15 मिली एम्पियर की धारा को सहन कर सकता है। साथ ही जबकि 10 मिली एम्पियर पर मानव को दर्दनाक झटका लग सकता है और 0.2 एम्पियर से ऊपर की धारा मनुष्य की मृत्यु का कारण बन सकती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किससे अधिक की विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी? तो ऑप्शंस हैं 200 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है 50 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जिन विकल्पों में सर्वाधिक मात्रा दी जाए वही विकल्प चुनना उपयुक्त होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि खालिस्तान की धारा मानव शरीर से होकर जाती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होता है। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं ए 10 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर के बीच, बी 15 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर, सी 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं ए चमड़े के सोल वाले कपड़े के जूते, बी रबर सोल वाले कपड़े के जूते, सी मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते और ऑप्शन नंबर डी है चमड़े सोल वाले चमड़े के जूते। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते एक इंसुलेशन अर्थात विद्युत रोधी के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए हमेशा विद्युत का कार्य करते समय मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूते ही पहनना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस हैं ए शीतला, बी स्मूथरिंग, सी कंबल देना, डी शमन और ऑप्शन नंबर ई है आर्किंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्मूथरिंग, अर्थात कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके आग बुझाने की प्रक्रिया स्मूथरिंग कहलाती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा आग का कारण नहीं है? तो ऑप्शंस हैं ए गलत फ्यूज रेटिंग, बी ढीले कनेक्शन, सी लाइन व न्यूट्रल के बीच क्षतिग्रस्त इंसुलेशन और ऑप्शन नंबर डी है 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन। दोस्तों यदि 3 फेज वाली मोटर में रिवर्स कनेक्शन किए जाएं तो मोटर में मैग्नेटिक फील्ड विपरीत दिशा में हो जाएगी, जिसके कारण मोटर की घूमने की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? ऑप्शंस हैं ए शुष्क रसायन, बी फोम, सी सोडा एसिड और ऑप्शन नंबर डी है जल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुष्क रसायन, अर्थात कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए शुष्क रसायन अग्निशामक उपयुक्त होता है। दोस्तों इस प्रकार की आग श्रेणी ए की आग के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग भी किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार की आग में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शंस हैं ए वर्ग ए, बी वर्ग बी, सी वर्ग सी और ऑप्शन नंबर डी है वर्ग डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग बी। दोस्तों झाग प्रकार के अग्निशामक में झाग बनाने के लिए खनिज तेल, साबुन आदि मिलाकर झाग उत्पन्न किए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शंस हैं ए CO2 अग्निशामक, बी जल, सी फोम, डी शुष्क रसायन और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CO2 अग्निशामक, अर्थात एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए CO2 अग्निशामक उपयुक्त होगा। साथ ही विद्युतीय आग क्लास सी के लिए CO2 अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होगा। लकड़ी व जूट अर्थात क्लास ए की आग के लिए जल अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है। साथ ही
केरोसिन, डीजल एवं पेट्रोल अर्थात क्लास बी की कैटेगरी की आग के लिए फोम अर्थात झाग टाइप अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है और गैसीय अर्थात क्लास सी कैटेगरी के लिए सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है एवं धात्विक पदार्थ के लिए शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे फ्लक्स स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू।